Students, this is exercise introduction of exercise 2.1 of the chapter 2 inverse trigonometric function of class 12th NCERT मैथमेटिक्स है। तो इसके बारे में बात करेंगे, हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। हालांकि मार्क्स वाइज इस चैप्टर का वेटेज इतना ज़्यादा नहीं है मार्क्स वाइज, बट स्टिल इस चैप्टर की जो खासियत ये है कि इसको हम बिना डिटेल से, है ना, ये मार्क्स वाइज मुश्किल से 5-6 नंबर का मैक्स टू मैक्स होगा बोर्ड में, बट ये अगर आपने सही से नहीं समझा तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको 100 मार्क्स कंप्लीट होने से रोक देगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकली अगर हम इसके क्वेश्चन पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो अगर हम जाएँ तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, बट हम क्वेश्चन को डायरेक्ट करने के अलावा हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, जिससे कि अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें तो उसमें भी बेनिफिट होगा आपको। प्लस अगर क्वेश्चन हल्का सा भी ट्विस्टेड आ गया, क्योंकि एनसीईआरटी में इसमें कुछ ज़्यादा दे नहीं रखा है ना, बहुत कम क्वेश्चन हैं, 2 ही एक्सरसाइज है, एक मिसलेनियस है, तो अगर आप इसका बेसिक पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, तो कॉम्पिटिटिव में भी हेल्प करेगा। प्लस अगर क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी ट्विस्ट करके दे दिया तो आप क्वेश्चन बड़े प्यार से कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आपने देखा भी होगा कुछ अदर बुक्स हैं जो एक्स्ट्रा बुक्स हो गई, लाइक आर डी शर्मा हो गई, है ना, तो उसमें आपने देखा भी होगा कि बहुत ही ज़्यादा वास्ट दिया हुआ है इस चैप्टर को, है ना, क्योंकि एज सच इस चैप्टर में है स्कोप वास्ट देने का। ठीक है, तो अब करते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि फंक्शंस की नॉलेज है या नहीं है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा बेसिक्स यूज़ होने वाले हैं, है ना। चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ फंक्शन, है ना। हमने 11th क्लास में बहुत डिटेल में बताया आपको कि व्हाट इज़ अ फंक्शन। अ फंक्शन इज़ व्हाट, इट्स अ स्पेशल रिलेशन, है ना, इन विच व्हाट वी हैव no two distinct ordered pairs have same first element, और we can say y equal to, अगर fx एक फंक्शन है तो for one value of x, है ना, for one value of x we cannot have two values of y, है ना। तो कभी भी अगर आपको फंक्शन का ध्यान रखना हो तो फंक्शन में ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि एक पॉइंट पे 2 वैल्यूज हो, है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ फंक्शन। हाँ, फंक्शन में ये हो सकता है क्या कि किन्हीं 2 पॉइंट पे एक वैल्यू हो सकती है, दिस इज कॉल्ड एज मैनी वन फंक्शन। अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं फंक्शन, हमें क्लियर है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमने लास्ट ईयर 11th क्लास में पढ़ा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो क्या है, वो बिहेव करती हैं एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना, वो फंक्शन की तरह बिहेव करती हैं। क्या? क्योंकि वो फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करती हैं कि जहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर एंगल पे वी कैन नॉट हैव 2 वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अगर 45 है तो साइन 45 पे ऐसा नहीं है कि 1/√2 भी होगा, √3/2 भी होगा। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज दे फुलफिल द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड दे आर ट्रीटेड एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमने लास्ट ईयर बताया था आपको बहुत डिटेल में। तो खासकर मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे कमांड लानी है तो आपको 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो मैंने बताया था, है ना, मैंने आपको सबसे पहले तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बताया, फिर उसके बाद मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताए, फिर उनकी वैल्यूज़ बताई, एलाइड एंगल्स बताए, ठीक है ना। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को मैंने बहुत प्यार से लर्न कराया, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एक ऐसी चीज़ है जो कैलकुलस में भरपूर तरीके से इस्तेमाल होती है ना। तो क्योंकि 12th क्लास में भी 5th चैप्टर आएगा, 6th चैप्टर आएगा, तो कहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो जाए आपको पता नहीं चलेगा, है ना। तो इसलिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे तो कमांड रखें, और वो इस चैप्टर में भी बहुत अच्छे से काम आने वाली हैं। तो उसके बाद मैंने ग्राफ बताए थे 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन रेंज बताई थी, फिर प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन बताया था। तो अगर आप पे थोड़ा बहुत अगर आप टाइम निकाल सकते हैं तो वहाँ पे जो जनरल इंट्रोडक्शन है सिर्फ वो देख लें, है ना, इंट्रोडक्शन वीडियोस देख लें, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हाँ चल क्या रहा है। चलो बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लियर हो गया, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। अब मैंने आपको इतना इसलिए बताया क्योंकि अब हम पहुँच गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, है ना। नाउ चीज़ क्लियर है कि अब हम बात क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बात एक ही है ना। जैसे साइन एक्स, है ना, कॉस एक्स, और ये सारी जो जितने भी रेशोज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, कॉस एक्स तक, सेक एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, है ना। तो ये जो सारे फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस,
हम इनकी बात कर रहे हैं। अब हमने क्या, हमारा टॉपिक क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अभी फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बताया रिलेशन एंड फंक्शन में कि एक फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले वो इन्वर्टिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल होना चाहिए। अगर वो इन्वर्टिबल नहीं है तो उसका इन्वर्स हम निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। अब इन्वर्टिबल होने के लिए आपको मैंने कंडीशन बताई थी, क्या था वो, कि एक फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा, जब वो बाइजेक्टिव होगा, यानी कि व्हेन अ फंक्शन इज 1 1 प्लस क्या होना चाहिए, 1 1 प्लस ऑन्टो, है ना, इसी को तुम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं ना, 1 1 प्लस ऑन्टो को तुम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। व्हेन अ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन्टो, है ना, और वी कैन से व्हेन अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव देन इट इज कॉल्ड एज इन्वर्टिबल फंक्शन। बट मैं आपको एक बात बता दूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ साइन एक्स, है ना, साइन एक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। साइन एक्स की मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि इसकी डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स। अब कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा कि इसकी डोमेन में रियल नंबर्स कहाँ से आ गए, ये तो इसके डोमेन में तो एंगल होना चाहिए, है ना। मैंने आपको 11th क्लास की एक वीडियो में बता रखा है कि रियल नंबर्स एंड एंगल इन रेडियन कैन बी कंसिडर्ड एज सेम थिंग, है ना। तो ये जो रियल नंबर है और एंगल इन रेडियन ये सेम थिंग होती है ना, मैंने बताया था क्यों और कैसे, है ना। तो साइन एक्स, है ना, इसकी डोमेन रियल नंबर और रेंज क्या होती है इसकी, क्लोज इंटरवल -1 to 1, चेक कर लो, ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। अब मैं एक साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि प्रॉब्लम चल क्या रही है अभी तक। ये 0 है ना, π/2 पाई 3π/2 और ये 2π, है ना। इधर भी ले लेते हैं नेगेटिव एंगल्स -π/2 और ये -π, है ना। साइन का कुछ ये 1 मान लेते हैं और ये कुछ -1 मान लेते हैं, तो लगभग कुछ इस तरह का ग्राफ चलेगा, है ना। थोड़ा सा देख लेना, बिल्कुल भावनाओं को समझो, है ना, यही है ग्राफ, ये ठीक। अब ये ऐसे इन्फिनिटली इधर को भी जो है एक्सटेंड कर दिया और इधर को भी एक्सटेंड कर दिया, हमने एक स्पैन लिया, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने कहा फंक्शन 1 1 एंड ऑन्टो होना चाहिए। आपको साफ दिखा दूंगा मैं कि ये फंक्शन की डोमेन क्या है, रियल नंबर, यानी कि सारे एंगल्स इन रेडियंस, है ना। तो रियल नंबर हमने बात करी क्योंकि हमने कहा दोनों सेम चीज़ है। तो मान लो मैंने एक छोटा सा वैसे एग्जांपल ले लिया आपका कि इसकी डोमेन में मैंने इधर से -5 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से करके मैंने ये रियल नंबर ले लिया। अच्छा, प्लस इधर क्या हो गया, -1 से लेके क्या चलेगा, -1 से लेके -0.5 0 और 1, है ना, 0.5 और 1/√2 √3/2 1, कुछ इस तरीके से करके ले लिया। अच्छा, मैं इसको डोमेन को चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा एंगल्स के टर्म्स में, क्योंकि अभी हमने जो स्पैन लिया हुआ ना उसमें सिर्फ कहाँ तक है, यहाँ तक -π से 2π तक। तो मैं थोड़ा सा ये ले रहा हूँ 0π/2 पाई 3π/2, है ना, 2π और आगे भी चल देते हैं, तो 2π हो गया, 2π प्लस π/2 कितना हो जाएगा, 5π/2, है ना। और ऐसी तरह इधर से -π/2 -π -3π/2। अभी एक मैं जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ देखना, 1 1 एंड ऑन्टो होने के लिए मैं आपको डायग्राम से भी दिखाऊंगा, ग्राफ से भी दिखाऊंगा और इधर से भी दिखाऊंगा ना। तो ग्राफ में देखते हो, देखो 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, x की किसी भी दो वैल्यू पे, x की किसी भी दो वैल्यू पे इफ fx1 इक्वल टू fx2, तो 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए कि x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। बट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मान लो यहाँ पे मैं एक 5π/2 ले लूँ और ये कुछ इस तरह से पहुँच गया। तो देखो अगर मैं कह रहा हूँ fx1 इक्वल टू fx2, तो क्या हो गया, मान के चलो मैंने कहा कि इक्वल टू 1 है, fx1 इक्वल टू fx2 इक्वल टू क्या है, 1 है, यानी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ कि sin x1 इक्वल टू sin x2 इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। इट इम्प्लाइज व्हाट, x1 इज नॉट इक्वल टू x2। क्यों, क्योंकि मान लो x1 क्या था, π/2 था और x2 क्या है, 5π/2 है, तो ये दोनों अलग अलग वैल्यू है, लेकिन fx1 इक्वल टू क्या है, fx2। बट
x1 इज नॉट इक्वल टू x2। चेक कर लो, दो अलग अलग एंगल पे फंक्शन की वैल्यू सेम है। ये मैंने आपको थोड़ा सा वैसे करके दिखाया, ठीक है। अब मैं आपको दिखा दूं यहाँ ये देखो, फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे सेम है ना। अगर ये x1 है, ये x2 है, तो क्या है fx1 इक्वल टू fx2 हो गया, नहीं हो गया? तो ये कहीं भी 1 की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी दिखा दूं मैं आपको कैसे, π/2 पे कितना 1 और 5π/2 पे भी 1, ये तो मैनी वन फंक्शन हो गया। तो यानी कि ये साइन जो है, साइन x जो है वो 1 तो है नहीं भैया, नॉट 1, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अच्छा ऑन्टो है, हाँ ऑन्टो है। क्यों? क्योंकि ऑन्टो के लिए हम क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये स्पेन ले रहे हैं -1 से 1। तो -1 से 1 तक इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे और हर रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एंगल होगा, ये हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि साफ साफ ग्राफ में दिख रहा है, इस -1 से 1 के बीच में आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। कोई भी एक पॉइंट ले लो, -1 पे ये देखो, -1 से 1 के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको कहीं ना कहीं x की वैल्यूज मिल ही जाएंगी, है ना। तो ऑन्टो तो है, साइन x क्या है, ऑन्टो तो है, बट 1 ये नहीं है, नॉट 1। तो इसका मतलब साइन x क्या है, साइन x इज नॉट बाइजेक्टिव, यानी कि साइन फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। तो अभी हमने एक सिर्फ साइन की बात करी, है ना, और हमने कहते कि साइन बाइजेक्टिव नहीं है। जब साइन बाइजेक्टिव नहीं है तो जो फंक्शन बाइजेक्टिव है ही नहीं, हम कैसे उसके इनवर्स पे बात कर रहे हैं। द मुद्दा इज डैट जो फंक्शन बाइजेक्टिव है ही नहीं, हम उसके इनवर्स पे बात कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला चैप्टर। तो अब कैसे, जब साइन बाइजेक्टिव नहीं है तो मे भी ऐसा होगा, मे भी क्या होगा ही, cos x भी 1 एंड ऑन्टो नहीं है। चेक कर लो आप, cos x का ग्राफ क्या होगा, थोड़ा सा शिफ्ट कर जाता है, वो भी 1 एंड ऑन्टो नहीं है, 1 नहीं है, ऑन्टो होगा, ठीक है। तो ये भी बाइजेक्टिव नहीं है, ये भी बाइजेक्टिव नहीं है ना। और आगे हम डिटेल में बात करेंगे तो 10x का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, तो ये भी क्या है, ये भी एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे x की कई सारी वैल्यूज़ दे देंगे, तो ये भी बाइजेक्टिव नहीं। तो ये फंक्शन जब बाइजेक्टिव है ही नहीं तो हम इनके इन्वर्स की बात कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकल के आता है कि अब हम चैप्टर को पढ़ना कैसे। तो चैप्टर को हमें ऐसे पढ़ना है, हम इनका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, हम इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या बनाएंगे, बाइजेक्टिव बनाएंगे। पहले हम इनको बाइजेक्टिव बनाएंगे, तब हम इनके इन्वर्स की बात करेंगे। अच्छा, जब हम पहले इनको बाइजेक्टिव बनाएंगे तो बाइजेक्टिव कैसे बनाएंगे, कैसे, उसमें एक चीज़ है कि हम क्या करेंगे, इन फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज को क्या कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, एक पर्टिकुलर स्पैन की बात करेंगे हम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ हल्का सा, एक छोटा सा जो है डेमो कि हम कैसे बाइजेक्टिव बनाएंगे। हमने साइन का ग्राफ लिया था और वो कुछ इस तरीके से था, है ना, कुछ इस तरीके से था। अभी हमने एंगल्स नहीं लिए, है ना। अगर मैं ये स्पेन लूँ -π/2 और ये क्या है +π/2 और बाकी सब खत्म कर दूँ, अगर मैं सिर्फ इस स्पेन की बात करूँ क्या कि -π/2 से लेके π/2 क्लोज इंटरवल है ना, क्योंकि इंक्लूडेड है -π/2 और π/2। तो इस इंटरवल में देखो क्या है, ये फंक्शन 1 है। कैसे, किसी भी एक पॉइंट पे कॉरस्पॉन्डिंग x की एक ही वैल्यू होगी, किसी भी एक पॉइंट पे कॉरस्पॉन्डिंग x की एक ही वैल्यू होगी। तो ये फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये 1 है। और ऑन्टो तो ये था ही, ऑन्टो तो था ही ये फंक्शन, इस स्पैन में ये 1 भी है और ऑन्टो भी है। हम डिटेल में बात करेंगे, अगर ये अभी नहीं भी समझ में आया होगा तो हम डिटेल में बात करेंगे कि ये 1 और ऑन्टो कैसे बन गया। जिन बच्चों को समझ में आ गया वो ये देखें कि आप ये देखो कि क्या आप किसी भी, मान लो fx1 आपने यहाँ कह दिया या fx2 कह दिया आपने, है ना, तो क्या आप इसी पर्टिकुलर वैल्यू पे कोई दूसरा x निकाल सकते हो जो इसी के इक्वल हो। इसी पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या कोई आप दूसरा fx
सॉरी दूसरा x निकाल सकते हो जो इसी वैल्यू के इक्वल नहीं, इस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग x की एक ही वैल्यू होगी, ठीक है। तो अभी हम डिटेल में बात करेंगे और हम बताएंगे कैसे हमने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया है एक फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाने में, और ऐसे करके हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाएंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट देयर बाइजेक्टिविटी, है ना, कि उनको बाइजेक्टिव बनाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसका इन्वर्स निकालेंगे, और इन्वर्स निकालने के बाद एक हम फाइनली एक समराइज टेबल बनाएंगे एंड देन वी विल यूज दैट टेबल इन सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू